तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो दो कमियां पाई गईं उनको ही दूर करने के लिए बोहर ने कुछ पोस्टुलेट्स बनाए, उन्होंने कुछ नियम बनाए कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नाभिक के चारों ओर इस तरह से चक्कर लगाएंगे, और उन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में आई कमियों को दूर किया। कैसे? तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए थे। वो कौन से पॉइंट हैं मैं यहाँ पर देखता हूँ। जैसे हमने हेडिंग डाली है बोहर का परमाणु मॉडल, कि बोहर ने एटॉमिक मॉडल किस तरीके से प्रस्तुत किया अपना। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर ने अपने परमाणु मॉडल में जो सबसे उन्होंने तीन, आप यूं समझ सकते हैं कि तीन नियम उन्होंने बनाए। जो कमियां रदरफोर्ड के मॉडल में रह गई थी उनको पूरा करने के लिए वो तीन नियम जो बनाए थे, उन तीन नियमों को ही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन ये उनके केवल पोस्टुलेट्स थे, ये उनके केवल अभिग्रहित थे। इन नियमों का उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा होता है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसके मुताबिक ऐसा होता है, इसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है भाई। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उससे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में आई दोनों कमियां दूर हो सकती हैं। कैसा? जैसा कि सबसे पहले आपने देखा लिखा हुआ है, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। वो अपनी मर्जी से किसी भी ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगे ऐसा नहीं होता। केवल कुछ निश्चित कक्षाएं ही उनकी होती हैं, कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स ही उनके होते हैं, केवल उन्हीं में वो चक्कर लगाते हैं, जिनमें चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन से विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है। इन कक्षाओं को इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षाएं कहा जाता है। तो बोहर ने क्या बताया? जैसे रदरफोर्ड ने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो वो एक त्वरित आवेशित कण है, जिसकी वजह से उसके अंदर से ऊर्जा उत्सर्जित होगी। ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में पाया गया था। लेकिन बोहर ने क्या बोला? बोहर ने बोला कि अगर ये एक नाभिक है, परमाणु में ये एक नाभिक है बीचों बीच, उसके चारों तरफ ऐसा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने बताया कि वो केवल कुछ ऐसी नाभिक के चारों तरफ, परमाणु के भीतर नाभिक के चारों तरफ कुछ ऐसे ऑर्बिट होते हैं, केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और वो ऑर्बिट ऐसे मैजिकल ऑर्बिट्स होते हैं कि उनमें जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसे ऊर्जा निकालनी नहीं पड़ती। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या पाया गया था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, वो एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, तो वो अपने अंदर से ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। लेकिन रदरफोर्ड ने उसको जड़ से ही काट दिया। उसने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर नाभिक के चारों तरफ सभी कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, ऐसा नहीं है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाता है, उसके बाद यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा चक्कर लगाता है, इनके बीच में किसी भी जगह पर वो चक्कर लगाना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता। केवल कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स ही हैं, केवल कुछ निश्चित कक्षाएं ही हैं, केवल उन्हीं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगा रहा है, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन इतनी दूर, इस वाले ऑर्बिट से इतनी दूर अगर चक्कर लगाता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इनके बीच वाला किसी भी जगह पर चक्कर नहीं लगा सकता। केवल कुछ निश्चित कक्षाएं ही है जिसमें ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और उन कक्षाओं की विशेषता ये है कि जब उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसे अपने अंदर से ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। ऐसी कक्षाओं का नाम उन्होंने क्या रखा? ऐसी कक्षाओं को नाम रखा गया स्थायी कक्षाएं, स्टेबल ऑर्बिट्स, या स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी आप बोल सकते हैं। तो ये बोहर के परमाणु मॉडल का पहला पॉइंट था। क्या बताया उन्होंने अपने पहले पॉइंट पे? कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ किसी भी जगह पर चक्कर लगा लें, ऐसा अलाउ नहीं है। केवल कुछ निश्चित कक्षाएं ही होती हैं, उन्हीं में केवल इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और वो निश्चित कक्षाएं ऐसी कक्षाएं हैं
ऐसी बढ़िया कक्षाएं होती हैं, ऐसे बढ़िया ऑर्बिट्स होते हैं कि जब उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसको कोई भी ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। ऐसे ऑर्बिट्स को ही हम बोलते हैं स्थायी कक्षाएं। वही मैं एक बार फिर से पढ़ दूं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन से विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता, एनर्जी का एमिशन होता ही नहीं है उससे। इन कक्षाओं को इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षाएं कहते हैं, स्टेबल ऑर्बिट्स बोला जाता है इनको। स्थायी कक्षाएं कहते हैं, स्टेबल ऑर्बिट्स कहा जाता है। स्टेशनरी ऑर्बिट्स आप बोल सकते हैं इन्हें, ठीक है। एक पॉइंट आपको समझ आया। अच्छा, दूसरे पॉइंट में उन्होंने क्या बताया, अब एक क्वेश्चन आया, जब ये पहला पॉइंट बना तो फिर से एक क्वेश्चन हमारे मन में आया कि जैसे बोहर ने ये तो बता दिया कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाएगा वो या तो इस ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा या तो इसके बाद ये बड़ी दूर वाले ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, बीच में किसी भी जगह पर चक्कर लगाए ऐसा नहीं हो सकता। तो अब प्रॉब्लम ये आई, क्वेश्चन ये आया कि अगर इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है, इसमें लगाएगा या तो फिर इतनी दूर वाली कक्षा में लगाएगा, बीच में कोई ऑर्बिट नहीं बनाएगा, बीच में चक्कर नहीं लगाएगा। तो अब प्रॉब्लम ये आई, क्वेश्चन ये आया कि आखिरकार इन कक्षाओं में ऐसा कौन सा गुण होता है, इन कक्षाओं में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होगा केवल इन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, बाकी जगहों पर चक्कर नहीं लगाएगा वो। तो उसके लिए बोहर ने फिर एक नियम बनाया और उन्होंने उसके बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब समझते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल या कंप्लीट मल्टीपल इसको बोलते हैं। पूर्ण गुणज का मतलब h/2 पाई के साथ पूर्ण संख्या का गुणा होना चाहिए, पूर्ण नंबर का गुणा होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, उसका कोणीय संवेग है h/2 पाई, ठीक। तो अगली कक्षा में जब कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो तभी लगाएगा, उस कक्षा में ही चक्कर लगाएगा जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो, अर्थात 2h/2 पाई हो। पूर्ण गुणज का मतलब 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, 5 का गुणा, 6 का गुणा, ऐसे। उसमें ना तो पॉइंट रहेगा, कभी भी 1.25, 1.5, पौने 2.5 ऐसा कुछ नहीं होता उसमें, केवल पूर्ण संख्या का ही उसमें गुणा रहेगा, कंप्लीट मल्टीपल रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। 1 का गुणा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ऐसा ही हो सकता है। 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो बोहर ने उन कक्षाओं की विशेषता बताई, उन कक्षाओं की स्पेशलिटी बताई। किन कक्षाओं की स्पेशलिटी? कि जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है, आपने क्लास 11th में कोणीय संवेग के बारे में पढ़ा हुआ है, कोणीय संवेग के बारे में पढ़ा गया है। इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं कोणीय संवेग को, और इसका फॉर्मूला होता है, अगर हम घूर्णन गति से देखें तो I ओमेगा, या आपने हो सकता है J से रिप्रेजेंट किया हो तो J इज इक्वल टू I ओमेगा, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका फॉर्मूला बनता है mvr, ये भी कोणीय संवेग का फॉर्मूला बनता है। I जड़त्व आघूर्ण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। तो अगर I की जगह हम mv² लिख देते हैं और ओमेगा की जगह v/r, तो m इंटू v² और फिर ओमेगा की जगह v/r, नहीं r/v, v इज इक्वल टू r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रही है, I की जगह पर फॉर्मूला आता है mr², I का
ओमेगा का फॉर्मूला V अपॉन आर, आर से एक आर इसका कैंसिल हो जाएगा, एम आर वी बचा, तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला बचा एम वी आर। ठीक है, पहली बार मैंने जड़त्वाघूर्ण को एम वी स्क्वायर बोल दिया था, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। चलिए कोई बात नहीं। तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या बनेगा, एम वी आर। तो दूसरा पोस्टुलेट बोहर का हमको क्या बताता है कि पहले पोस्टुलेट से क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर लगाए, ऐसा नहीं होगा, केवल कुछ कक्षाओं में ही चक्कर लगाएगा और उन कक्षाओं का नाम क्या रखेंगे, स्थायी कक्षाएं। दूसरे पॉइंट में उन्होंने क्या बोला कि दूसरे, अब जैसे ये बात आई ना कि अगर उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा तो उन कक्षाओं में ऐसी क्या खास बात है, तो उन कक्षाओं में खास बात ये है कि जब उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो उसका जो कोणीय संवेग होगा वो h/2π का कैसा गुणज होगा, पूर्ण गुणज होगा। अगर पहली कक्षा में चक्कर लगाएगा तो h/2π, दूसरे में लगाएगा तो 2h/2π, तीसरी कक्षा में लगाएगा 3h/2π, चौथी में लगाएगा तो 4h/2π। कभी ये नहीं होगा कि 3.5 वाली कक्षा में चक्कर लगा रहा है। पूर्ण गुणज होता है किसका, h/2π का, अर्थात MVR शुड बी इक्वल टू NH/2π। और यहां पर n क्या है, n एक पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि पूर्ण गुणज चाहिए हमको, तो n एक पूर्ण संख्या होगी। तो n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3, ऐसे n की वैल्यू स्टार्ट होगी। मैं यहीं पर n के बारे में लिख देता हूं, 0 1 2 3 4, ऐसे। ठीक है, और इसका ये जो n है इसका एक नाम भी है जिसे आप मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। तो n क्या चीज है, यहां पर n है मुख्य क्वांटम संख्या। मैं इसके बारे में यहां नोट कर देता हूं, आप यहां से लिख लीजिएगा। n को बोला जाता है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको एक और नाम भी दिया जाता है सिंपल भाषा में और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए, कक्षा की संख्या। कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या जिसे आप बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। कक्षा की संख्या का क्या मतलब है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो आप थोड़ा ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि एक इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर पहली कक्षा में चक्कर लगाता है, तो आप n की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, और अगर कोई कक्षा नहीं है, n बराबर 0 का मतलब कोई कक्षा नहीं। ठीक है, तो पहली कक्षा होगी तो n की जगह पर क्या लिखेंगे, 1, और उस वक्त इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग उसमें कितना होगा, h/2π। अगर हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में चक्कर लगाता है तो n की जगह 2 लिखेंगे। आप चाहें तो ये 0 हटा दीजिए यहां से, n की जगह पर क्या लिखेंगे, 2, और उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा, 2h/2π। तीसरी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग 3h/2π। चौथी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग 4h/2π। लेकिन इन्हीं नंबर्स के मल्टीपल आपको मिलेंगे। इसमें यह भी बताया गया कि h एक प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू इतने के बराबर होती है। ये पहले भी आप देख चुके हो, 6.63 6.62 भी कहीं कहीं लिखा रहता है, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। समझ आ गया दूसरा पोस्टुलेट बोहर का। ठीक है, तो दूसरे पोस्टुलेट में बोहर ने क्या बताया है, उन कक्षाओं की विशेषता जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उन कक्षाओं की स्पेशलिटी आपको बताई गई है। तीसरा जो पोस्टुलेट बोहर ने दिया वो क्या लिखा हुआ है, देखिए मैं पढ़ता हूं, इसके बाद इसको समझते हैं। लिखा है कि जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन अपने मूल ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है।
यह अवस्था इलेक्ट्रॉन की उत्तेजित अवस्था कहलाती है, एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। उत्तेजित अवस्था स्थायी नहीं होती, अतः इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में केवल 10⁻⁻8 सेकंड के लिए ठहर कर तुरंत अपने मूल ऊर्जा स्तर में लौटने लगता है या लौट आता है, तथा लौटते समय, जाते समय नहीं, लौटते समय इन दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित कर। ये इसका क्या मतलब है? इस पॉइंट का बहुत इजी है और इस पॉइंट को आप थोड़ा गौर से समझिएगा। जैसे एक ये परमाणु के भीतर ये न्यूक्लियस है, नाभिक, और यहाँ पर एक स्टेबल ऑर्बिट है। स्टेबल ऑर्बिट है मतलब इसी में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है। इसके बाद इतनी दूर जाकर दूसरा स्टेबल ऑर्बिट है, तो अगर इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो इसके बाद सीधे वो इस कक्षा में ही तो चक्कर लगा पाएगा। बीच में जंगल में ऐसा मैदान में चक्कर लगा ले, ऐसा अलाउ नहीं है उसके लिए। केवल कुछ निश्चित ऑर्बिट है, उन्हीं में केवल वो चक्कर लगाएगा, बाकी जगहों पर नहीं। अब उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाना अलाउ है। देखो इस वाले पॉइंट से बहुत नए नए वर्ड निकलेंगे, थोड़ा सा उन सभी शब्दों को समझने की कोशिश करें भैया, क्योंकि ये शब्द बार बार आपको मिल सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको समझ लें। जैसे मैंने मान लिया ये छोटा सा नाभिक बना लिया हमने, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है? प्लस। एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, ये पहला ऑर्बिट है, इसके लिए n की वैल्यू बताइए। n की वैल्यू 1, ठीक है। इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगाता है, इसके लिए n की वैल्यू बताइए। n की वैल्यू 2। ऐसे और भी ऑर्बिट होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, इसके लिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसके लिए n की वैल्यू आ जाएगी 3। तो बोहर का ये कहना था कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा रहा है, यहाँ भी कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी चक्कर लगा रहा होगा। ये नाभिक के चारों ओर पहली कक्षा है, इसके लिए n की वैल्यू 1 और इसको मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। ये दूसरी कक्षा है, इसके लिए n की वैल्यू 2। ये तीसरा ऑर्बिट है, इसके लिए n की वैल्यू 3, ठीक है। बोहर का ये बताना था कि इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करके चले जाना ये अलाउड है। मतलब अगर वो चाहे तो इस ऑर्बिट में ऐसा चक्कर लगा रहा है अभी वो, अगर वो चाहे तो चक्कर लगाते लगाते इस दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है वो। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, इलेक्ट्रॉन का किसी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप करके जाना, इसको हिंदी में नाम दिया गया संक्रमण। क्या नाम दिया गया? संक्रमण, ट्रांजिशन कहा गया। आप हो सकता है केमिस्ट्री में भी ऐसा एक वर्ड पढ़ा हो आपने, लेकिन वो संक्रमण नहीं था, वो संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है वो, और ये संक्रमण है, ट्रांजिशन इसको कहा जाता है। समझ आया? तो संक्रमण क्या होता है बताइए? इलेक्ट्रॉन का एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदना, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप करना, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना, ये क्या कहलाता है? संक्रमण। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, कहीं पर नोट कर लीजिए जल्दी से सभी लोग। किसी इलेक्ट्रॉन का एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप करना, किसी इलेक्ट्रॉन का एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप करना,
इस शब्द को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं संक्रमण। तो आगे से कभी भी ये वर्ड आएगा आपको याद रखना है। और इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसे अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रांजिशन। तो आगे कभी भी कोई भी बोलता है कि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हुआ, आप समझ जाएं कि जरूर इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में गया होगा। एक बात क्लियर हो गई? तो बोहर का कहना था कि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण अलाउड है, अनुमत है, वो संक्रमण कर सकता है, अर्थात एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है। ठीक, अच्छा, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि जैसे ये एटम है पूरा का पूरा, इस एटम में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने अपने एनर्जी लेवल में अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। ये परमाणु की ये वाली जो अवस्था है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन को देखते हैं वो अपनी ही वाली कक्षा में चक्कर लगाता है, इसको हम बोलते हैं उसका मूल अवस्था। इसको हम उसकी कौन सी अवस्था बोलते हैं? मूल अवस्था। सुन रहे हैं आप हमारी बात ध्यान से? क्या बताया हमने? बताई, जब किसी परमाणु के भीतर सभी इलेक्ट्रॉन केवल अपने अपने ऑर्बिट में ही चक्कर लगा रहे होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर किसी दूसरी की कक्षा में नहीं गया होता है, परमाणु की वो वाली अवस्था को बोलते हैं मूल अवस्था। हम कहते हैं कि परमाणु इस समय मूल अवस्था में है, ग्राउंड लेवल पे है। क्या बोलते हैं? ग्राउंड लेवल पे है। समझ में आया? और सुनिए, अगर परमाणु के भीतर का कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी दूसरे ऑर्बिट में चला गया है तो इस कक्षा में चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आ गया, तो क्या अब ये परमाणु की मूल अवस्था है? परमाणु की मूल अवस्था नहीं है। इसे हम बोलते हैं कि ये परमाणु की उत्तेजित अवस्था है। कौन सी अवस्था है? उत्तेजित अवस्था है, एक्साइटेड स्टेट है उसका। कुछ समझ में आया? तो अगर हम बोलेंगे कि परमाणु मूल अवस्था में है तो आप क्या समझेंगे? कि उसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट में ही चक्कर लगा रहे हैं। और अगर हम बोलेंगे कि परमाणु उत्तेजित अवस्था में है तो आप क्या समझ जाएंगे? कि अंदर उसके इलेक्ट्रॉन अपने मूल अवस्थाओं में या अपने वाले ऑर्बिट में नहीं है, बल्कि जंप करके वो किसी दूसरे ऑर्बिट में इस समय चले गए हैं। तो इस अवस्था को हम कौन सी अवस्था बोल देंगे? उत्तेजित अवस्था। और बोलेंगे इस समय एटम एक्साइटेड है। इलेक्ट्रॉन बोल देंगे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है। देखो, गया कौन है इधर से इधर? इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक्साइटेड किसको बोल दे सकते हैं? परमाणु को, कि परमाणु इस समय उत्तेजित अवस्था में है। इसे परमाणु की उत्तेजित अवस्था कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं हम उसको। दूसरी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? ठीक। अब आते हैं इस पॉइंट पर। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बोला कि जैसे पूरा का पूरा एक परमाणु है, आप देखते हैं परमाणु को हम उत्तेजित कैसे करते हैं? परमाणु को उत्तेजित करना मतलब क्या करना? उसको ऊर्जा देना। परमाणु को उत्तेजित करने का मतलब क्या होता है? उसको एनर्जी देना। और एनर्जी हम कैसे देते हैं? हम गर्म करके भी दे सकते हैं। एनर्जी देने का एक तरीका और देखा कि ग्लास ट्यूब में गैस को भरिए, आप वो लगाइए, इलेक्ट्रोड्स लगाइए और उनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा दीजिए। ध्यान से सुनिए, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो इलेक्ट्रोड से निकलकर इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं ऐसे। जब इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं तो उनके बीच में भरी गैस के परमाणुओं से टकराते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दौड़े, एनर्जी किसके पास है? इन इलेक्ट्रॉन्स के पास। जब ये दौड़े, परमाणु से टकराए, तो इन्होंने अपनी एनर्जी क्या कर दी? परमाणु को दे दी। परमाणु को एनर्जी मिल गई कि नहीं मिल गई? ये तरीका है परमाणु को एनर्जी देने का, अर्थात परमाणु को क्या करने का? उत्तेजित करने का, उसको एक्साइट करने का तरीका है।
देखिए बेटा, मैंने बोला ना, ये वाला पॉइंट में बहुत सारे शब्द और बहुत सारी नई नई चीजें आपके सामने आएंगी और इन सारी चीजों को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो फिर से बताइए, हमने बोला कि परमाणु को उत्तेजित करिए, या परमाणु को उत्तेजित करने का क्या मतलब है? उसको एनर्जी देना। एनर्जी कैसे देते हैं आप? उसे एक गैस ट्यूब में भर के करंट फ्लो करवा दीजिए। करंट फ्लो करवाने से कैसे एनर्जी मिल जाती है उनको? तो इलेक्ट्रोड से निकलकर जो इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, वो इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते में आने वाले परमाणुओं से टकराएंगे और टकरा करके अपनी पूरी की पूरी एनर्जी परमाणु को ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से परमाणु को बाहर से क्या मिल गई? ऊर्जा, जो कि उसके पास पहले नहीं थी। और इसी बात का जिक्र हुआ है कि जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है, तो अब आप बता सकते हैं कि परमाणु को बाहर से ऊर्जा कैसे मिलती है? आंसर है, परमाणु को एक गैस ट्यूब में गैस को भर दीजिए, जिसके भी परमाणुओं को उत्तेजित करना है, जिसके भी एटम्स को ऊर्जा देनी है, और उसके बाद करंट फ्लो करवाइए। इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, दौड़कर परमाणु से टकराएंगे, और एनर्जी थी किसके पास? इलेक्ट्रॉन के पास। वो दौड़कर जब परमाणु से टकराएंगे तो पूरी एनर्जी उस परमाणु को ट्रांसफर कर देंगे, और इस तरह से परमाणु को क्या मिल जाएगी? और जैसे ही किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है, उसका एक इलेक्ट्रॉन अपने मूल ऊर्जा स्तर से किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर में चला जाता है। जैसे अब एनर्जी मिली तो आप जानते हो, जिसके पास एनर्जी बढ़ जाती है, पहले भी बोल चुके, वो धरे थांबे नहीं रहता, आप तो जानते ही हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को, परमाणु को एनर्जी मिली, परमाणु के भीतर कौन है? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली। तो जो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में ऐसा चक्कर लगाया करता था, उसकी एनर्जी बढ़ गई, उसकी ऊर्जा बढ़ गई, उसका संवेग बढ़ गया, और बढ़े हुए संवेग का ऑर्बिट ये नहीं है। आप याद करें, संवेग, एक निश्चित संवेग होने से ही इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगाएगा, उससे ज्यादा संवेग हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर नहीं लगा सकता, क्योंकि आपने पढ़ा कि एक निश्चित संवेग होने से ही वो चक्कर लगाएगा। संवेग बढ़ जाएगा तो बढ़े हुए संवेग का ऑर्बिट ये वाला नहीं है। बढ़े हुए संवेग का ऑर्बिट कौन सा वाला है? ये वाला। तो बाहर से जैसे ही ऊर्जा मिलती है, इलेक्ट्रॉन जो कि अपनी ऑर्बिट में ऐसे लगातार चक्कर लगा रहा था, वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ करके ऊंचे वाले ऑर्बिट में चला जाता है। यहां पर एनर्जी क्या किया इसने? लिया और ऊर्जा लेकर यहां पर चला आया। बात समझ में आई? अब ऊर्जा उसको मिली, यहां चला आया। जब इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया तो हम अब क्या बोलेंगे कि परमाणु कौन सी अवस्था में? परमाणु उत्तेजित अवस्था में है इस वक्त। एक्साइटेड स्टेट है एटम का। ठीक है, अच्छा। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आया तो ये वाले ऑर्बिट में तो पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था, तो ये वाला जो ऑर्बिट है, ये पहले से ही एक ऑर्बिट ने एंगेज करके रखा हुआ है। तो यहां पर इस वाले इलेक्ट्रॉन को जगह नहीं मिलती। जैसे रोड में अगर बहुत सारी लाइनें बनी हो कि आप इस लाइन पे चलेंगे, बगल वाला इस लाइन पे चलेगा, उसके बगल वाले इस लाइन पे चलेंगे, तो अगर आप चलते चलते कहीं से आपको धक्का मिल गया, किसी ने आपको धक्का मार दिया और जाके आप दूसरी लाइन पे चले गए, तो दूसरी लाइन वाले बोलेंगे ना आपको कि तुम यहाँ कहाँ से आ गए, चलो अपनी लाइन में जाओ। तो वो फिर से क्या कर देंगे? आपको आपकी लाइन में भगाएंगे, भेजेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचता है और बहुत कम समय के लिए रुकता है, बहुत कम समय के लिए, क्योंकि जैसे ही आया इसने देखा ये तो पहले से ही एक चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन, तो वो वहां रुकता नहीं ज्यादा, वहां पर केवल वो 10⁻⁸ सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड से भी 100 गुना कम। अब आप समझ सकते हैं, 1 सेकेंड ही कितना छोटा होता है। आप पलक झपकाते हैं, 1 सेकेंड बीत जाता है, और उसका 1 माइक्रो सेकेंड सोचिए कितनी जल्दी गुजर जाता होगा, 10 लाखवां भाग, और उस 10 लाखवें भाग के भी फिर 100 टुकड़े आप करिए, उतने के बराबर टाइम तक केवल इलेक्ट्रॉन यहां रुकता है। और फिर क्या करता है? अगर यहां नहीं रुकता तो ये फिर से अपनी
अपने ऑर्बिट में वापस आने लगता है। तो पहले यहां से यहां ऐसे गया और फिर यहां से यहां पर ऐसे आया। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसी जगह पर एनर्जी मिली थी तो उच्च ऊर्जा स्तर में गया था, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में गया था। देखो, हायर एनर्जी ऑर्बिट को हम हायर एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात, बहुत सारे नए नए शब्द इंक्लूड हो रहे हैं यहाँ पे। अगर आपने एक वर्ड को भी समझने में गलती कर दी तो आगे का पोर्शन आपके समझ में आने से बाहर हो जाएगा। ये वाला छोटी कक्षा है और ये वाली उससे बड़ी वाली कक्षा है। ये इसमें जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा कम होती है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। तो ये कम ऊर्जा वाली कक्षा है, लोअर एनर्जी का ऑर्बिट है। ये ज्यादा ऊर्जा वाली कक्षा है, हायर एनर्जी का ऑर्बिट है। अब हमने लोअर एनर्जी ऑर्बिट और हायर एनर्जी ऑर्बिट को भी कहना छोड़ दिया, इसकी जगह हमने क्या नाम रख दिए, लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, निम्न ऊर्जा स्तर। पहले क्या बोलते थे, ध्यान से, लोअर एनर्जी ऑर्बिट, निम्न ऊर्जा कक्षा, इसको क्या बोलते थे, उच्च ऊर्जा कक्षा, हायर एनर्जी ऑर्बिट। अब इसको क्या बोलेंगे, हायर एनर्जी लेवल, उच्च ऊर्जा स्तर। तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ऐसा कब होता है, जब उसको बाहर से ऊर्जा मिलती है। और जब वो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, उत्तेजित हो गया। इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गया, या आप ये भी बोल सकते हो क्या हो गया, परमाणु उत्तेजित हो गया। एटम एक्साइटेड स्टेट पे है, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक नहीं रुक पाता, क्योंकि वो इसकी स्टेबल वाली ऑर्बिट नहीं है, वो उसके बढ़े वाली ऊर्जा वाली स्तर है, बड़े ऊर्जा वाली कक्षा है, इसलिए वहां ज्यादा देर नहीं रुकता, 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है और इसके बाद फिर वापस आता है। लेकिन उसके पास प्रॉब्लम ये है कि यहां से वो यहां गया ही क्यों था, क्योंकि बाहर से उसको ऊर्जा मिल गई थी, तो उसकी ऊर्जा क्या हो चुकी थी, बढ़ गई थी, और बढ़ी हुई ऊर्जा से वो यहां चक्कर नहीं लगा सकता था, इसलिए वो यहां चला गया था। लेकिन अब वो फिर से क्या हो रहा है, क्योंकि वहां उसको जगह मिली नहीं, तो फिर से उसको अपने घर वापस लौटना पड़ रहा है। अब जब अपने घर वापस लौटेगा, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि इसके पास तो ऊर्जा ज्यादा हो चुकी है ना, और उतनी ज्यादा ऊर्जा से तो वो अपने इस घर में रह नहीं पाएगा। आप खुद सोचिए, जब बहुत ज्यादा एनर्जी होगी तो आप इतने से चक्कर में मुड़ नहीं सकते हो। अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे होंगे, तो छोटे से मोड़ में आप नहीं मुड़ पाओगे, आप इधर बाहर चले ही जाओगे। अब उसके पास ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो जब वापस आएगा तो इस ऑर्बिट में फिर चक्कर कैसे लगा पाएगा वो, उसके पास तो एनर्जी बहुत ज्यादा है, और उस बढ़ी हुई ऊर्जा और बढ़े हुए संवेग से वो यहां चक्कर नहीं लगा सकता। तो फिर वो क्या करता है, आप जानते हैं, वो देखो ध्यान से, इतनी बढ़ी हुई ऊर्जा से यहां वो चक्कर नहीं लगा सकता, इसलिए जब वो ऊपर से नीचे आता है तो वो अपनी ऊर्जा कम कर लेता है। अब ऊर्जा कम कैसे कर पाएगा वो, तो आंसर है अपने अंदर से निकाल के ऊर्जा को क्या करे, फेंक दे। लेकिन ऊर्जा को निकालने का तरीका क्या है, कहीं से भी एनर्जी निकालने का एक बड़ा बेस्ट मेथड है। क्या बेस्ट मेथड है, कि जितनी ऊर्जा वो निकालना चाहता है उतनी ऊर्जा के बराबर के फोटोन बना देगा, उतनी ऊर्जा के बराबर के क्या बना देगा, फोटॉन्स, और फोटॉन्स को फेंक देगा निकाल के बाहर। तो ये एनर्जी निकल के यहां पर हमको मिलती है, और ये ऊर्जा किस रूप में निकलती है, फोटोन बन के निकले, लाइट के फोटोन। और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा निकालता है। उसके पास ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, नीचे आना भी था उसको, क्योंकि अपने घर उसको आना है, लेकिन अपने ऑर्बिट में इतनी ऊर्जा से चक्कर नहीं लगा सकता था। तो जब वो नीचे आ रहा था उस समय उसने अपने अंदर से क्या किया, ऊर्जा को निकाला।
क्या था तरीका उसके ऊर्जा के निकालने का? उसने जितनी ऊर्जा उसको बाहर निकालनी थी उतनी ऊर्जा के उसने प्रकाश फोटोन बनाए, लाइट के फोटॉन्स बनाए और निकाल निकाल कर बाहर फेंक दिए उसने। ठीक है, और वही ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आपको मिलती है। यही चीज यहां पर बताई गई। अब मैं फिर से एक बार दोबारा से पढ़ता हूं, आप ध्यान से देखिए कि जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है, अब आपके दिमाग में आया बाहर से ऊर्जा कैसे देंगे आप उसको? ऊर्जा देना है मतलब उसको क्या करना है? उत्तेजित करना है। और ऊर्जा देने का तरीका क्या है? इलेक्ट्रोड्स लगाइए, करंट फ्लो करवाइए, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और टकराएंगे परमाणुओं से, ऊर्जा मिल जाएगी उन्हें। तो उसका एक इलेक्ट्रॉन अपने मूल ऊर्जा स्तर, मूल ऊर्जा स्तर का मतलब क्या है? जहां पर वो आराम से रहता था, जिसे आप लोअर एनर्जी ऑर्बिट भी कह सकते हो, लोअर एनर्जी लेवल, किसी ऊंचे वाले ऊर्जा स्तर में चला जाता है। चला गया, देखो यहां से ऐसा किसी भी ऊंचे में चला जाएगा, और ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो यहां नहीं रुकेगा, फिर वो और यहां पर आ जाएगा। देखो ये भी आप पूछ सकते थे कि क्या यहां से निकलेगा तो बस यहीं तक आ सकता है? ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि उसको ऊर्जा कितनी मिली। आप और ऊर्जा दे दीजिए उसको, जब और ज्यादा ऊर्जा दे देंगे तो और जंप करके यहां तक चला जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? भाई आपको एनर्जी मिली, आप जंप करके एक खंड में चले गए। पुराने समय में जो फिल्में बनती थी उसमें हीरो चले जाते थे जंप करके, ऐसे ही खड़े खड़े जंप करके पिछले वाले खंड में पहुंच जाते थे, और ज्यादा एनर्जी मिली तीसरे खंड में पहुंच जाएंगे। तो ये डिपेंड किस पे करता है? उनको मिली हुई एनर्जी पर डिपेंड करता है कि वो किस ऊर्जा स्तर में जाएंगे, लेकिन अपने से हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। यह अवस्था इलेक्ट्रॉन की कौन सी अवस्था कहलाती है? क्यों? क्योंकि अपनी जगह पर नहीं है, वो हायर एनर्जी लेवल पर है। उत्तेजित अवस्था स्थायी नहीं होती। देखो लाइन क्या लिखी है हमने कि जो ये उत्तेजित अवस्था है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, बड़ा अच्छा लग रहा है, हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में है, एटम एक्साइटेड स्टेट में है, लेकिन ये वाली स्टेट उसकी स्थायी नहीं है। अगर स्थायी नहीं है इसका मतलब ज्यादा देर तक ये रुक नहीं सकता। अतः इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में केवल 10⁻⁻8 सेकंड के लिए ठहरता है और तुरंत अपने घर वापस लौटना शुरू कर देता है। अपने घर मतलब अपने ग्राउंड लेवल पर, जो उसकी जगह है वही फिक्स है, वापस लौट आता है। तथा लौटते समय इन दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है। वही मैंने लिखा। अब ये बताएं क्या तीसरा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया? आया? हाँ, इसमें जो लास्ट लाइन है वो छोटा सा मैं बताना चाहूंगा आपको। अब यहां से वो यहां पर देखो, ऊर्जा उत्सर्जित कब करेगा? जब वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जाएगा, या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा। एनर्जी को बाहर कब निकालेगा? जब वो हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल आएगा, उसी समय निकालेगा। मान लिया कि यहां पर जब इलेक्ट्रॉन था तो उसकी ऊर्जा है E2, और जब यहां पर आया तो उसकी ऊर्जा है E1, यानी कि इस वाले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है E2, इस वाले ऊर्जा स्तर में, इस वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है E1। तो बताएं ज्यादा कौन होगी, कम कौन होगी? E2 ज्यादा होगी और E1 कम होगी। E2 बड़ा होगा और E1 छोटा होगा। तो जब वो यहां से यहां पर आएगा तो कितनी ऊर्जा अपने अंदर से निकालेगा? आंसर है E2 माइनस E1 के बराबर ऊर्जा निकालेगा। जैसे एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल, अगर यहां पर 10 एनर्जी है और यहां चक्र लगाने के लिए उसको 4 चाहिए, तो वो कितनी निकाल देगा? 6। और ये 6 कैसे मिली? 10 माइनस 4। तो इन दोनों के ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा वो बाहर निकाल देगा। तो बताएं कितनी ऊर्जा बाहर निकालेगा इसके मुताबिक? E2 माइनस E1। लौटते समय इन दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है। ठीक है, अच्छा। अब उसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन बताई गई कि यदि उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 और निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E1 हो तथा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति न्यू हो, जो ये विद्युत चुंबकीय तरंग यहां से निकलेगी फोटोन बन के,
इस विद्युत चुंबकीय तरंग की, इस लाइट की अपनी एक आवृत्ति होती है। वो आवृत्ति अगर न्यू है तो कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी? उत्सर्जित जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा उत्सर्जित होगी E2 माइनस E1 के बराबर। और जो ये ऊर्जा उत्सर्जित होगी, इस ऊर्जा की आवृत्ति कितनी होगी? तो इसे एक सूत्र बताया गया h न्यू। आप याद करिए, अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति न्यू है तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार उसकी एनर्जी कितनी होती है? h न्यू। तो अगर यहां से यहां आते समय E2 माइनस E1 ऊर्जा निकालेगा, E2 माइनस E1, तो उसकी आवृत्ति कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं? उसकी आवृत्ति आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं h न्यू से। ठीक है, हम चाहे तरंग दैर्ध्य भी यहां से निकाल सकते हैं। तो ये बोहर का परमाणु मॉडल था। बोहर ने अपने परमाणु मॉडल में ये 2-3 चीजें बताई, और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में आई हुई दोनों की दोनों कमियां इन नियमों के माध्यम से हम दूर कर पाए। अब देखो, इलेक्ट्रॉन लगातार उसकी रेडियस कम होते होते यहां पर आता है, या अगर इधर से उधर जाता है तो एकदम से चला जाता है, एकदम से चला जाता है, बीच वाले किसी ऑर्बिट में वो चक्कर नहीं लगाता। और अगर यहां से यहां आएगा तो कुछ निश्चित आवृत्ति की ही तो ऊर्जा निकालेगा। अगर निश्चित आवृत्ति की ही ऊर्जा निकालेगा तो निश्चित आवृत्ति की लाइनें ही तो स्पेक्ट्रम में मिलेंगी। सारी लाइंस आपको क्यों मिलेंगी? कुछ निश्चित आवृत्ति, कुछ निश्चित तरंग दैर्ध्य की ही लाइंस आपको स्पेक्ट्रम में मिलेंगी। सारी लाइंस आपको स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेंगी, क्योंकि सारी आवृत्तियों की ऊर्जा तो निकालता भी नहीं ना वो। तो कुछ निश्चित आवृत्तियों की लाइनें ही स्पेक्ट्रम में आपको मिलेंगी। तो लाइन स्पेक्ट्रम भी इसी वजह से मिलता है। और यहां पर क्या बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर लगाता है, उन कक्षाओं में चक्कर लगाने के लिए उसको ऊर्जा उत्सर्जित करनी ही नहीं पड़ती है। तो वो जो हम सोचते थे कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा और उसकी ऊर्जा लगातार निकलती रहेगी और ऊर्जा कम हो जाएगी, वो बात यहां पर जड़ से ही कट गई कि इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाएगा लेकिन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करेगा, क्योंकि वो स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो ये परमाणु के लिए बोहर के द्वारा दिया गया मॉडल था। उसके कुछ पोस्टुलेट्स थे, एंड आई होप कि तीनों पोस्टुलेट्स आपको समझ आ गए होंगे। ओके, अभी हम चलते हैं इसके नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं है फिलहाल बताने के लिए। हाँ, एक चीज मैं आपको बता सकता हूं, देखिए ये एनर्जी से ये वाली एनर्जी कैसी होगी? बड़ी। उससे इस वाले ऑर्बिट की एनर्जी कैसी होगी? और ज्यादा होगी। एज ए एग्जाम्पल, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 10, अगर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 10, तो यहां पर होगी 6, यहां पर होगी 2। ठीक है या गलत है? गलत है, क्योंकि ऊपर जाने पर एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएगी। अब गलत है कि सही है? यहां पर एनर्जी है -10, यहां पर -6, यहां पर -2। अब सही है, तो कौन सा लिखा जाए, ये वाला या पहले वाला लिखा जाए? ये वाला लिखा जाए। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल में आपने कैलकुलेशन की थी और उसमें इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकाली थी और कुल ऊर्जा निगेटिव आई थी। तो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी रहती है वो कैसी होती है? तो नेगेटिव वाला ही सही है, पॉजिटिव वाला सही नहीं था। अगर मैं ऐसे लिखता +10 +6 +2, ये गलत है। तो कैसा होना चाहिए? -10 -6 -2। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन है, कितनी एनर्जी से चक्कर लगाता है? -10। यहां आएगा तो, यहां आएगा तो, और ये एनर्जी बढ़ रही कि घट रही? बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। देखो ना, -10 -6 -2, और ये एनर्जी बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते एनर्जी कितनी हो जाएगी? थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है ना आपको, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों को लगता ये है कि अगर एनर्जी बढ़ ही रही है तो बढ़ते 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 0 कैसे हो जाएगी? लेकिन यही सच है
क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एनर्जी किस प्रकार की है, नेगेटिव एनर्जी है, इसलिए बढ़ते बढ़ते एनर्जी कितनी हो जाएगी, और जब एनर्जी जीरो हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, फ्री, मुक्त हो जाएगा, फिर वो चक्कर लगाना बंद कर देगा। तो याद रखें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी होती है, नेगेटिव। इसके बाद हम आगे चलते हैं बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां। बोहर ने जो मॉडल बनाया एटम का उसमें भी कुछ कमियां पाई गई। क्या कमियां पाई गई देखते हैं। पहली कमी, इस मॉडल के द्वारा केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन है या आयनित हीलियम है आदि की ही व्याख्या की जा सकती है। समझ रहे हैं आप, बोहर का जो एटॉमिक मॉडल बना था इससे हम सारे परमाणुओं को एक्सप्लेन कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। सारे एटम्स को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इस मॉडल के द्वारा केवल और केवल ऐसे परमाणुओं का एक्सप्लेनेशन हुआ जिनके पास केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन रहता है बस। जैसे हाइड्रोजन की पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम, वो भी आयनित हीलियम, आयोनाइज्ड हीलियम, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो उन्हीं के परमाणुओं के बारे में ही केवल व्याख्या बोहर के परमाणु मॉडल से हो सकती है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो बोहर का एटॉमिक मॉडल काम नहीं करेगा। तो कोई बड़ा एटम अगर है तो उसमें हम बोहर का एटॉमिक मॉडल यूज नहीं कर सकते। एक तो कमी ये थी। दूसरी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की प्रत्येक रेखा, आपने स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का देखा, उसमें बहुत सारी लाइनें आपको मिलती थी ना, हमने बना के भी दिखाया आपको। तो जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइनें थी उनमें से अगर किसी एक लाइन को भी हम और ज्यादा अच्छे से देखें और ज्यादा किसी अच्छे उपकरण से देखें, अच्छे रिजॉल्विंग पावर वाले इंस्ट्रूमेंट से देखा जाए, अच्छी विभेदन क्षमता वाले इंस्ट्रूमेंट से देखा जाए, तो क्या देखते हैं कि एक लाइन जो होती है उस एक लाइन के भीतर भी बहुत सारी लाइनें हमको दिखाई देती हैं। बहुत सारी लाइनें मिली थी, उनमें से किसी एक लाइन को आप देखो, केवल एक लाइन को, तो उस एक लाइन के भीतर भी बहुत सारी लाइनें आपको दिखाई देती हैं। वो लाइनें क्यों मिलती हैं, इसको भी बोहर का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की प्रत्येक रेखा को अधिक विभेदन क्षमता वाले उपकरण से देखने पर पाया गया कि प्रत्येक रेखा में कई रेखाएं होती हैं। बोहर सिद्धांत द्वारा इन रेखाओं की व्याख्या नहीं की जा सकी। कुछ बात हमारी समझ में आई। दूसरा पॉइंट, फिर से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइनें मिली आपको, लेकिन उनमें से किसी एक लाइन को आप देखो, वो भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट से, तो आप पाओगे कि उसके भीतर भी बहुत सारी लाइंस हैं। अब उसके भीतर ये बहुत सारी लाइंस क्यों मिलती हैं, बोहर मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था, बोहर के सिद्धांत के द्वारा स्पेक्ट्रम में प्राप्त रेखाओं की तीव्रता, उनकी चमक के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक चीज आपने देखी थी ना कि स्पेक्ट्रम के एक भाग से जब हम दूसरी भाग की ओर जा रहे थे तो उनकी चमक क्या होते जाती थी, कम होते जा रही थी। नहीं याद आया आपको? याद आया, लिखा भी था हम लोगों ने। तो उनकी तीव्रता जो थी वो लगातार कम हो रही थी। तीव्रता लगातार कम क्यों हो रही थी, इसका भी एक्सप्लेनेशन बोहर के एटॉमिक मॉडल से हमको नहीं मिला। कमी समझो। फोर्थ पॉइंट क्या था, यह सिद्धांत परमाणु में वितरण संबंधी कोई जानकारी नहीं देता। नहीं, इलेक्ट्रॉन वितरण संबंधी, ये मेरे से छूट गया है, इलेक्ट्रॉन वितरण संबंधी कोई जानकारी नहीं देता। जैसे रदरफोर्ड ने भी यही मान लिया था, वो तो नेचर को देख के माना गया था कि नाभिक बीच में होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसा चक्कर लगाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन वाकई में ऐसा चक्कर लगाएगा, बोहर के मॉडल से इसके बारे में भी हमको कोई जानकारी नहीं मिली। भाई वो तो रदरफोर्ड का मानना था ना कि ऐसा होगा, लेकिन इसका प्रूफ तो ऐसा कुछ नहीं था। पर बोहर के मॉडल से भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नाभिक के चारों तरफ कैसा है, वाकई में वो ऐसा ही चक्कर लगा रहा है या हम सिर्फ मानते ही रहेंगे इसको, इसकी जानकारी भी हमको बोहर के एटॉमिक मॉडल से नहीं मिल पाई। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बोहर का मॉडल नहीं बता पाया। फिफ्थ, इस सिद्धांत द्वारा स्पेक्ट्रम की रेखाओं पर चुंबकीय प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती। क्या मतलब, स्पेक्ट्रम में हमको जो लाइंस दिखती हैं, जहां पर हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं, अगर वहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं,
चुंबकीय क्षेत्र, तो हम देखते हैं कि लाइंस का जो उनका पैटर्न है, एक खास तरीका है उनका, वो चेंज हो जाता है। उनका जो एक खास पैटर्न है कि ये लाइन यहाँ मिलेगी, ये यहाँ मिलेगी, ये यहाँ मिलेगी, ऐसा ये पैटर्न उसमें बदल जाया करता है। हमको दिखा कि स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जब हमने बनाया तो उस स्पेक्ट्रम में जो हमको लाइंस मिलती थी, वो लाइंस अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो लाइंस का जो खास तरीके का एक प्रतिरूप है, एक पैटर्न है, वो बदल जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र लगाने से ऐसा क्या होता है जिससे लाइंस का जो ओरिजिनल पैटर्न है वो चेंज हो जाता है? इसके बारे में भी पूछा गया, तो बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, 6th पॉइंट क्या था? इस सिद्धांत के आधार पर प्राप्त रिडबर्ग नियतांक का मान। आपको याद है रिडबर्ग नियतांक आर के बारे में? उसका मान आपको बताया गया, हाँ 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 की -7, -7 प्लस 7 होगा, तो 1.097 इंटू 10 टू द पावर +7 मात्रक बताइए प्रति मीटर पर मीटर। तो रिडबर्ग नियतांक का जो मान मिला इस सिद्धांत के अनुसार जब निकाला गया, तो वो प्रायोगिक विधियों द्वारा प्राप्त मान से कैसा था? अलग था। मतलब बोहर का मॉडल मान करके अगर हम रिडबर्ग नियतांक की वैल्यू निकालने जाते हैं तो वो वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कैसी आती है? अलग आती है। एक्सपेरिमेंट करके हमने जो मान निकाला उससे वो डिफरेंट आती है वैल्यू। ठीक है, तो ये अलग क्यों आ गई? ये भी बोहर के मॉडल से समझाया नहीं जा सका। तो इस तरीके से ये बोहर के परमोड मॉडल में कुछ कमियां हैं। बात समझ में आई आपको? तो बोहर ने मॉडल बनाया, रदरफोर्ड के जो मॉडल बना था उसमें तो थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन बोहर के मॉडल में कमियां रह गई। अभी देखो, बात समझ में आई? तो ये अब और आगे आएगा, लेकिन अब इसके बाद जब ये बोहर का परमोड मॉडल बना, तो क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल में, रदरफोर्ड के द्वारा बनाए गए मॉडल में जो कमियां थी उनको तो दूर हुई। अगर वो दूर हुई तो बोहर के परमोड मॉडल से लेकर भी कुछ कैलकुलेशंस किए गए, कुछ गणनाएं की गई, कुछ फॉर्मूले डिराइव किए गए, बनाए गए। तो उन फॉर्मूलों को अब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे। ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बोरिंग आपको लगेगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगी, मैथमेटिक्स ज़्यादा होगी, तो हो सकता है ये कैलकुलेशन आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन क्लास 12th के स्टूडेंट को करना ही है ये तो। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी फिजिक्स में इतना रखेंगे एंड आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो आज इतना ही रखेंगे, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।